नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि आपने कल ओवरव्यूज के बारे में देख लिया होगा, हमने जो भी बताया था ओवरव्यूज का जो भी 9 पॉइंट थे उन्हीं को हम ले करके वन बाय वन वहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टार्ट होगा हमारा टॉपिक आज का इंट्रोडक्शन का, जो कि हमने ओवरव्यूज में दे रखा है। दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे कि बायो मीन्स लाइफ या लिविंग, टेक्नोलॉजी मतलब जिसमें साइंस, यानी जब साइंस में हम लोग, साइंस तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर इसी साइंस को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ लें तो इसी को बायोटेक्नोलॉजी कहा। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी के विषय में जो वो आपके थे, क्या नाम था उनका, कार्ल लेरकी, इन्होंने 1919 में जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेनेशन वर्ड दिया है इसके बारे में। उन्होंने भाई कहा कि बायोटेक्नोलॉजी आज के समय में विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रकार से एक रामबाण दवाई है, क्योंकि यह ऐसी दवाई है जिसमें हर असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है, यानी ऑल द इम्पॉसिबल वर्क कैन बी द पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमने पढ़ा तो समझा कि नहीं भाई, बायोटेक्नोलॉजी तो ओल्ड वाला, यानी जो पुराने समय में जो ट्रेडिशनल होता था, जिसमें हम लोगों ने साइट्रिक एसिड भी बना रखा था, जिसमें हमने पेनिसिलिन भी बनाया, पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के जो, जैसे ब्लड बनाया, कर्ड बनाया, ये सब जो सिस्टम थे हमने पुराने समय में यूज किया था, जिसमें हमें कोई टेक्नोलॉजी का यूज लगभग नहीं किया। लेकिन आज के समय में आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, भरमार आप इंसुलिन बना लेते हैं, तुरंत ह्यूमन के पैनक्रियाज सेल के बीटा सेल को आइसोलेट करते हैं, इंसुलिन वाले जीन को निकाल करके इंसुलिन को क्लोन करवा के उसकी संख्या बढ़ा करके जबरदस्त तरीके से जितना आप मनचाहा चाहिए आपको इंसुलिन मिल जाता है। तो ये संभव तो तभी हुआ जब आज के समय में आपको टेक्नोलॉजी का यूज आपने किया, यानी जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज शुरू हुआ तो बहुत सारे ऐसे कृत हम लोगों ने किया जो कि एक सोचने वाला विषय वास्तविकता बना ही रह गया। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ाई करने के लिए जरूरी है कि हम दो भाग में डिवाइड कर दें। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी कहता है कि आप कोई भी ऐसा ट्रिक बना दो जिस ट्रिक से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के कोई पार्ट्स या उसके एंजाइम्स को आइसोलेट, यानी उसको निकाल लो, और निकाल कर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दो जिस प्रोडक्ट का यूज ह्यूमन कर सके, अर्थात ह्यूमन वेलफेयर में वो जाना जाए। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल लूंगा, अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा के आया हूँ। हमने कहा था कि भाई आप दही नहीं खा पाते, आप दही का स्वाद नहीं चख पाते इफ a one bacteria is called as the lactobacillus। भी अगर आपके पास ना होता तो क्या आप दही खा पाते? खाते, लेकिन उतना ज्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटीज वाला जो कर्ड होता शायद ये हम लोग नहीं खा पाते। तो लैक्टोबैसिलस आया, लैक्टोबैसिलस ने कहा कि मैं तो इस समाज में अभी जिंदा हूँ, और जैसे उसने ये बात सुन लिया किसी टेक्नोलॉजी वाले ने, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया, तो ठीक है भाई, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम इस बैक्टीरिया की संख्या को जितना चाहे उतना हम इंक्रीज कर सकते हैं, और इंक्रीज करके हम इस बैक्टीरिया के माध्यम से बना के रख देंगे जितना खाओ दही। दही खाया हमने इंसुलिन बना लिया, इंसुलिन भी एक टेक्नोलॉजी है। हमने जितने भी अलग अलग प्रकार के ट्रिक अडॉप्ट करने से ह्यूमंस बॉडी के अंदर जीन को निकलवा लिया, डीएनए जो हमारा डिजायर था, अर्थात जो एलियन डीएनए होते हैं, फॉरेन डीएनए होते हैं। सपोज मान लेते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसा जीन है जिस जीन से आपकी बॉडी में एक, कह सकते हैं कि कोई ऐसा क्वालिटी डेवलप हो जाता है जिस डेवलपमेंट के लिए लोग परेशान हैं कि भाई हमारे अंदर हो जाता तो होता। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ज्यूम करता हूँ इसे, जैसे मान लेता हूँ कि ऐसा कोई जीन है जो किसी व्यक्ति के दिमाग को तेज कर सकता है। अब पड़ा हुआ है, हालांकि ये जेनेटिकल होता है, इसको जल्दी से हम निकाल करके भी इसको आगे किसी की बॉडी, इसको अपने बॉडी में कंपेटेबिलिटी नहीं बना पाती है। फिर भी मान लेता हूँ कि कोई ऐसी क्वालिटी किसी व्यक्ति के अंदर खूबी है
जो खूबी हम चाहते हैं कि शायद हमारे अंदर हो जाता तो अच्छा होता। तो ह्यूमंस कहेगा चलो ठीक है, एक बार ट्राई करने में क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेगा। और बायोटेक्नोलॉजी का जब वो यूज करता है तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करता है कि यह जो क्वालिटी उस व्यक्ति के अंदर डेवलप है, वो डेवलप करने वाले जीन कहाँ पे है, यानी हु इज रिस्पॉन्सिबल टू दिस क्वालिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय दिस वन, पता लगा कि ये जीन नंबर 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्वालिटी। देन द साइंटिस्ट टेकन दिस जीन, उसको निकालेंगे, and when the gene number 1 is isolated from that organism, it can taken in a lab, उसको ले जाया गया और लैब में उसको अच्छे से क्लोन किया गया, उसको अच्छे से बेहतर तरीके से प्रिपेयर किया गया और फाइनली उस जीन को जिस बॉडी के अंदर, जिस होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है वहां पर हम ले गए और उस व्यक्ति के अंदर हमने उस बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया। हालांकि वो रिकॉम्बिनेंट बन गया, जो रिकॉम्बिनेंट सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए था वो सबसे पहले स्टैनले कोहेन सामने किया था। स्टैनले कोहेन और हार्वर्ड बॉयर, इन दोनों ने बड़ा खतरनाक काम किया। स्टैनले कोहेन ने भी भाई प्लाज्मिड के विषय में बताया है, वहीं पर हार्वर्ड बॉयर ने भी बताया था कि कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो कि फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग होते हैं ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। और उन्होंने फिर उसको बताया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में एक चीज होती है जो एंजाइम को, यानी किसी भी जेनेटिक मटेरियल को कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए आज हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को एक प्रकार से मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में भी जानते हैं। देखिए इस तरह से मैं बताऊंगा तो शायद 1 घंटा हमारा इसी में चला जाएगा। तो ये ज़्यादा हम जो मैंने बताया उन्हीं सारी बातों को समझेंगे। बहुत ही आज छोटा लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही चीज़ें समझने सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को इसको मत करिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना। और जो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए, ठीक है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर्स के स्टार्टिंग को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन की। क्या बात करेंगे? एज ए इंट्रोडक्शन आप देख पा रहे होंगे। चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो, यहाँ पर क्या है? टेक्नोलॉजी, मतलब ये हुआ कि ये बात करता है लिविंग की। ये टेक्नोलॉजी भाई बात करता है किसी भी टेक्निक का। क्या बात करता है? किसी भी टेक्निक का यूज करता है, ठीक है ना। हालांकि इस बायोटेक्नोलॉजी को सबसे पहले दिया था जिस वैज्ञानिक का, उसका नाम क्या था? कार्ल इरिकी। कार्ल इरिकी का 1919 में दिया था। समझ में आया? तो बायोटेक्नोलॉजी को सबसे पहले बताया किसने बेटा? कार्ल इरिकी ने, सन 1919 में। यहाँ एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है बायोलॉजी के फील्ड में जो किसी भी लिविंग को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उसके किसी पार्ट को या उसके किसी एंजाइम्स को निकाल देता है और ऐसा प्रोडक्ट बना देता है। उसी प्रोडक्ट का यूज कर देता है कोई ह्यूमन। हमने अलग अलग फंगस का यूज किया, चाहे वो सेक्रोमाइसिस सेरेविसी क्यों ना हो, वो भी एक माइक्रोब ही है। हम उस ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया, हमने उसे यूज कर दिया, ब्रेड बना दिया। अब आप डबल रोटी, ब्रेड ये सब खा पाते हैं ना। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स, एंजाइम्स को निकाल करके बायोटेक्नोलॉजी कहता है हम ऐसा चीज बना देंगे, ऐसा प्रोडक्ट बना देंगे, अर्थात ब्रेड डबल रोटी, जो यूज करेगा कौन? ह्यूमन, यानी हम सब। देखा ना कैसे छोटे छोटे माइक्रोब से हमने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसे ब्रेड कहा, जिसको खाया किसने? हम लोगों ने खाया। तो ऑल ओवर हमको समझना है कि छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म से हम कोई ऐसी व्यवस्था तैयार कर देंगे जिसका प्रयोग हम आप कर ले जाएंगे। समझ में आया? तो हमने ये समझा है आपको बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जिसका कार्य लेकिन सन 1919 में इसको डिवाइड किया। क्लियर हुआ बात यहाँ तक? आगे इसमें देखेंगे, हम लोग समझेंगे। देखिए ये क्या कहता है बायोटेक्नोलॉजी बेटा, तो मैं इसका डेफिनेशन को भी बता देता हूँ। देखो, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें ऑफ यूजिंग लाइव्स, या लाइव कर दो, लाइव ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म कहो या इसी में आप बता सकते हैं, क्या बता दें इसमें, या उसके किसी भी एंजाइम्स को भी निकाल सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया एंजाइम्स को निकाला जा सकता है। उससे हम लोग क्या करेंगे? एंजाइम्स को निकाल करके हमने बनाया, एक डेफिनाइन कर दिया, ए डेफिनेशन ऑफ, या डेफिनेशन व्यू बता दीजिए, या डेफिनेशन ऑफ व्यू। उसका व्यू लेंगे
और जिससे हम देख पाएंगे दैट इनकम्पासेस, यानी आगे इसको बढ़ाएंगे किसको, इनकम्पासेस बोथ, चाहे वो आपका ट्रेडिशनल हो चाहे वो आपका मॉडर्न हो, वो आ रहा मॉडर्न हो। ऐसी चीजों का यूज करने के बाद हम लोगों ने क्या कहा भाई, ये किसके लिए होगा, टू द ह्यूमन। यानी ह्यूमन के लिए हम लोग अलग अलग ट्रिक को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि जब इस सिस्टम को समझाया जाए तो बताया गया कि नहीं भाई, बायोटेक्नोलॉजी को दो माध्यम से पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी को कहा गया कि भाई बायोटेक्नोलॉजी में तो हमें एक बताते हैं ओल्ड, क्या बताता है ओल्ड, जिसको ट्रेडिशन, ये टाइप है बायोटेक्नोलॉजी का जिसको आप ट्रेडिशनल कहते हैं, समझिएगा इसको, ट्रेडिशनल है। अब ऐसी क्या चीजें हैं जो हम लोग ट्रेडिशनल बनाते हैं, यानी क्या क्या चीजें हैं, तो देखो इसमें हम बता देते थे कि हम लोग बताते थे क्या, फॉर्मेशन ऑफ साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड बनाते थे, ये भी था। हम प्रोड्यूस करते थे भैया क्या, प्रोड्यूस करते थे यहाँ पर पेनिसिलिन करते थे। और ये आपको पता है पेनिसिलिन किससे था, पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से था। मैंने बताया था स्टेफिलोकोकस जब बैक्टीरिया को ग्रो कराया गया था फ्लेमिंग के द्वारा वहां पर, तो वही है पेनिसिलियम नोटेटम से बनाया हमने, ये बना दिया। हमने यहाँ पे बना दिया क्या, मेकिंग ब्रेड, हमने ब्रेड खा लिया, हमने यहीं पे वाइन बना दिया। यानी ये जो तमाम चीजें आप देख पाते हैं ये पुराने जमाने में करते थे, लेकिन जैसे बायोटेक्नोलॉजी आ गया तो बायोटेक्नोलॉजी कहेगा कि चलो ठीक है, अब हम बता दिए कि नहीं, दूसरा टाइप जो बनेगा इनका क्या था, न्यू कहिए, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या भैया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यानी ये दूसरा टाइप है बायोटेक्नोलॉजी का। मॉडर्न में क्या बनाया हमने, तो देखो मॉडर्न में हम बताते थे भैया, ये होता था कहाँ पर, ये बेस्ड होता था, बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर ये आधारित है। समझ में आया। अच्छा देखिए, सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अभी मैंने बताया था आपको, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर साहब ने, समझिएगा। अर्थात इसमें हम कह देंगे क्या, सबसे पहले इसमें हम बता सकते हैं कि 1972 में सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रहा है, इसकी खोज किसने की थी भैया, तो देखो इसमें की है स्टैनले कोहेन, ठीक है ना। और स्टैनले कोहेन ने किस पे किया था उसको भी बता देता हूँ, यहीं पर आप देख लेंगे, हार्वर्ड बॉयर। इन दो वैज्ञानिकों ने सन 1972 में सबसे पहली मरतबा ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया गया। अर्थात स्टैनली कोहेन ने उस समय जिस पर वर्क किया था उसको भी देखिएगा, इन्होंने एक प्लाज्मिड डीएनए पर काम किया था। किस पर, प्लाज्मिड डीएनए। बताया कि ये कहाँ पर घूमता है, तो यही प्लाज्मिड डीएनए फ्रीली मूव करता है, फ्रीली फ्लोट करता है साइट जो उसका साइटोप्लाज्म होगा बैक्टीरिया का। लेकिन ये भाई साहब हार्वर्ड बॉयर ने क्या किया था, इन्होंने एक रेस्ट्रक्शन एंजाइम की बात कही थी, किसमें, इन इकोलाई, ठीक है ना। ये चीजें हो गई, यानी इसमें हम बताएंगे कि इन लोगों ने मिल करके ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस किया था, जो जीन क्या था, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता था, है ना, किसमें, तो ये देखा था जिस बैक्टीरिया में, उसका नाम था साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। देखिएगा, ये चीजों को डेवलपमेंट किया गया साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम में। यानी एक ऐसा जीन रखा था, यानी उन्होंने ऐसे जीन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की या उसको आइसोलेट करने की कोशिश की, जो जीन एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब होता है कि कुछ ऐसे जीन होते हैं जो नेचर में या नेचुरल हो जाता है, या उनके अंदर कोई ऐसा म्यूटेशन हो जाए, चेंज हो जाए, जिसके वजह से उनके उसके बॉडी में ऐसा जीन डेवलप हो जाता है जिस जीन से वह बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से बचने की कोशिश करता है। यानी उसके ऊपर कोई भी दवा तुम डालो, अभी वो जिंदा है, सुरक्षित है। तो यानी ऐसी चीजों से कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी में हार्म करेगा, दवाई उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो ये सारी चीजें सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में इन महान भाव लोग मिल करके अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे थे। हालांकि जब बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसको कंट्रोल करने वाला एक संस्था है, एक जबरदस्त संस्था है,
यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईएफबी। देखो मैं बताता हूँ, यहीं पर समझ लीजिएगा, इसको कंट्रोल कौन करेगा? ईएफबी। ईएफबी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन फुल फॉर्म को तो लिख देता हूँ, देखो लिख दूं ताकि आपको याद रहे। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए इसने अपना डेफिनेशन दे रखा दोस्तों, इनका एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। देखिए इन लोगों ने क्या दिया था, इन्होंने दिया कि द इंटीग्रेशन, द इंटीग्रेशन ऑफ किसका? नेचुरल साइंस का, ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, कामा लगाओ, उनके सेल्स भी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके कोई पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस, उनके में कोई भी अंग हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर एनालॉगस हो सकते हैं, इसलिए ताकि फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कर दे। अर्थात इन्होंने बताया कि ईएफबी जो है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ये पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी के चीजों को कंट्रोल करता है। अगर ये संस्था न रहे तो बायोटेक्नोलॉजी से हम लोगों ने क्या किया है, हमने कहा ना अंग को चेंज कर सकते हैं। आपका नाक यहाँ है, यहाँ जमा देगा, कान यहाँ निकलता है, कान यहाँ लगा देगा, कुछ और कहीं पर है, कहीं और सेट कर देगा, हो सकता है ये। अगर इसको कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, जैसे एक घर है, घर में अगर पेरेंट्स ना हो मजबूत, तो जान लीजिए बच्चे इधर उधर घूमने आजाद रहेंगे, फ्री रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। ऐसे ये संस्था है, इसको अच्छे से चलाना, हैंडल करना है, तो इसके लिए एक ऊपर बैठा है, एक पावर चाहिए, उस पावर का नाम है ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये कहता है कि कोई भी गलत काम मत करना, किसी शरीर को किसी के प्रति चेंज मत कर देना जिससे उसकी मॉरल वैल्यूज डाउन हो जाए, उसकी इथिकल चीजों पर डिस्टर्बेंस नहीं की है। जो भी करना है पहले मुझसे वेरीफाई कराओ, तब आप जाकर के एक्सपेरिमेंट करोगे, तभी उसको हम यहाँ पर जज कर पाएंगे, यानी उसको वेरीफाइड करके तभी आपको आगे क्या करेंगे, मौका देंगे कुछ करने का। तो ये चीजें करना पड़ता है ईएफबी का परमिशन लेकर के। तो उसने कहा देखो भाई, इन बायोटेक्नोलॉजी कुछ है नहीं, आपके नेचर का विज्ञान, यानी नेचुरल जो साइंस आप पढ़ते हैं वो किसी मानव या किसी ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स, अंग, एंजाइम्स को आपस में इंटीग्रेट करवा दो और जोड़ करके एक नया ऐसा टेक प्रोडक्ट बना दो जिस प्रोडक्ट का बेनिफिट किसको मिल सके, ह्यूमंस को मिल सके। सो दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी, द डेफिनेशन गिवन बाय द इंस्टीट्यूट दैट इज कॉल्ड एज द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है? अब हम समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी को दो भाग में डिवाइड किया गया। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, एक हमारा होगा स्टेरिलाइजेशन के बारे में होगा, ठीक है ना, या बायो प्रोसेस दिखाते हैं। चलिए अब इसका सॉल्व लीजिए, फिर उसको बताता हूँ। चलिए भैया, अब इसमें देखेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, जो भी बायोटेक्नोलॉजी अभी तक हम बायोटेक्नोलॉजी वगैरह करते रहे हैं, अलग अलग ईएफबी वगैरह अपना अपना डेफिनेशन देते हैं, क्या किसको करना है, सारी बातें उन्होंने बता दी है। अब हम समझेंगे कि इसकी जो प्रिंसिपल सिद्धांत है वो क्या कहते हैं। तो पहला तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आपको इंजीनियर बनना पड़ेगा। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंजीनियर करना पड़ेगा, बिना इंजीनियर बने रोड नहीं बना पाएंगे, अर्थात बिना इंजीनियरिंग किए आप प्रोसेस आगे कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पहला, बताएंगे हम लोग क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ में आया? तो पहली बात तो हम यही बता देंगे, और दूसरा हमारा हो जाएगा बायो प्रोसेस। लेकिन पहले इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज बता देता हूँ ताकि क्लियर है। देखो, क्योंकि इसको सबसे पहले एक बताए थे वैज्ञानिक है जिसका नाम था पॉल बर्ग। पॉल बर्ग कहीं ना कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखते थे। इन्होंने बताया, इन्होंने क्या कहा था इसमें, इन्होंने कहा कि जो है जीन का अल्टर होगा, यानी इसमें हम लोग टेक्निक यूज करते हैं, टेक्निक जिसमें यूज होगा, किसमें क्या होगा, अल्टर, अल्टर द, या सीधा कहो कि अल्टर द केमिस्ट्री बताया था इनका, क्या होगा, अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक
मटेरियल एंड उसको कहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट। समझ में आई थी बात है? यानी इन्होंने कहा कि जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे तो कोई एक ऐसा मनचाहा डीएनए होगा जो डीएनए आप चाहते होंगे कि उसके शरीर में चला जाए, तो उसको ले आओ, काटो, पीटो, लेके जोड़ दो, होस्ट में डाल दो। ये प्रोसेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग। हालांकि इसको आगे हम लोग अच्छे लेवल पर समझेंगे, अभी यहाँ पर हल्का हल्का समझ लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है ना? देखेंगे अब इसमें होता क्या है। देखो इसमें होगा दोस्तों कि इसमें कुछ क्रिएशन होते हैं, यानी कुछ इसमें इंक्लूड क्रिएशन होगा। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, देखो इसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे जिसका नाम है आरडीएनए। समझ लेना इसको, आरडीएनए कहते हैं। एक प्रोसेस और करेंगे इसमें लोग, जीन को फिर हम किसी ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, और जब जीन ट्रांसफर हो जाएगा तो उसकी संख्या बढ़ाएंगे, क्लोन करवा देंगे। जीन क्लोनिंग करवाने का काम होगा, ठीक है ना? ये हो जाता है जब हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के केसेस में। तो ये प्रिंसिपल के अंतर्गत पहला वाला भाग क्लियर हो गया। दूसरा वाला हम समझेंगे जिसका नाम होगा बायो प्रोसेस। बायो प्रोसेस, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, अर्थात हम समझेंगे, हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग उसे कहते हैं जिसमें हम लोग थोड़ा स्टेरिलाइजेशन करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, ताकि जो जीन आपने कट किया है उसमें कोई दूसरा जीन न चिपक के आ जाए। ये सिस्टम है। अभी इसको मैं आगे इसके अच्छे लेवल पर बताता हूँ, इसका कोई नोट ट्राई करवा देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग करते कुछ नहीं भैया, इसमें बहुत सिंपल है। इसमें हम लोग कहते हैं टू मेंटेन ए स्टेरिलाइज्ड, यानी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, इसमें स्टेरिलाइज को मेंटेन करते हैं। और सेकंड बता देंगे इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंडीशन लगा देते हैं। इसमें लगाते क्या है, कंडीशन टू अवॉइड। अवॉइड किस चीज से अवॉइड करते हैं, अननेसेसरी अननेसेसरी कंटामिनेशन, कंटामिनेशन। जैसे मान लेता हूँ कि किसी के बॉडी में इंसुलिन का जीन है, हम उसको निकाल करके उसकी कॉपी बनाना चाहते थे। अब गलती से हमने सब काम कर लिया, लेकिन उसी जीन के अंदर चिपक कर आ गया क्या, कोई जो है किडनी का चलाया भाग जो आपके स्टोन करता है। अब सोचिए आपने बनाया क्या था, आप चाहते थे कि हमारे शरीर में इंसुलिन वाला जीन आ जाए, अब गलती से चलाया है, जुड़ा हुआ है क्या, स्टोन वाला। अब बताओ, इतना आसानी से आप जब कर भी नहीं पाएंगे, अब कॉपी बनती चली जाएगी, अब वही जीन उसमें भी जुड़ा रहेगा, तो घातक होगा ये, समझ में आए ना? तो इसीलिए उसको देखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? अब इसके अंतर्गत दोस्तों क्या पढ़ते हैं, देखो हम समझेंगे पहले कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसी को समझते चलेंगे। तो सबसे पहले तो वो छोटा सा ट्रिक मैं बताता रहूंगा इसमें। देखो पहला वाला, आखिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। देखो सिंपल समझो, जैसे मान लो कि ये जीन है, ठीक है, जीन नंबर 1, समझिएगा इसको, जीन 1 है और जीन का ये वाला भाग है, देखो ये एक जीन है, हमने बना दिया। हमने इस जीन को दोस्तों क्या किया, कट कर दिया, ठीक है ना? कट किया, ये आ गया हमारा, ये जो हमारा क्या था, जीन नंबर 1 बन गया यहाँ पर। देखिएगा ये जीन जो था दोस्तों हमारा कैसा था, ये हमारा जीन जो था एक डिजायर जीन था। क्या था, डिजायर्ड, यानी हम चाहते थे कि ये जीन हमें मिले। इंसुलिन का मान कर चलो कि जीन नंबर 1 जो डिजायर्ड जीन है, इसको हमने कट कर दिया, इसका ये वाला हिस्सा निकाल दिया, ये वाला कटिंग वाला, ठीक है ना? अब हमने क्या किया दोस्तों, एक प्लाज्मिड लिया। क्या लिया, देखो हमने यहाँ पर, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, देखो हमने क्या लिया यहाँ पर, एक प्लाज्मिड लिया। इसको क्या बोलते हैं बाबू, प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड आपको पता है क्या है, अभी जानते नहीं लेकिन ठीक है चलो थोड़ा बता देता हूँ। प्लाज्मिड ये जान लीजिए, प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग करने वाला अंग होता है। तो ये एक प्रकार से कहाँ पर होगा, ये बैक्टीरिया का मामला है। ये बैक्टीरिया में
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है ना, ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करने वाला एक क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। अब ये डीएनए है, अब इसको मैंने क्या किया, हम चाहते हैं कि इसी में तो जोड़ना है हमको, तो क्यों ना हम इसका भी कुछ भाग काट दें, यानी हमने कह दिया कि इसको भी यहीं से हमने क्या कर दिया, ये कट लगा दिया, इनका कट इनका कट, समझ में आ गया ना, इनका वाला ये भाग है और इनका जब आपने कट किया तो यहाँ पर ये आते हैं इस प्रकार से, ऐसे ऐसे हो गया, देखिएगा ये प्लाज्मिड कटा, ये भाई साहब हमारा इंसुलिन वाला था, हमने काट दिया। अब हमने क्या किया, इनको दोनों को आपस में ऐसे जोड़ दिया, देखो ये था हमारा प्लाज्मिड वाला और भैया में क्या जुड़ गया, भैया में आ गया ये वाला, ये इंसुलिन वाला ये है। अब ये क्या बन गए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना ये, जिसमें हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग डीएनए को आपस में जोड़ देना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब इसको ले जाओ होस्ट में डालो, संख्या बढ़ाओ, ये प्रोसेस है किसका, रिकॉम्बिनेंट का। अब जीन को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो जीन को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जीन ट्रांसफर बता देता हूँ, ये भी बस खत्म हो जाएगा, ये 5 मिनट का खेल हो रहा है बस। चलिए भैया, अब ये जो जीन बन गया उसको ट्रांसफर तो करना पड़ेगा, तो लिख देंगे नाउ नाउ जीन ट्रांसफर, यानी अब इस जीन को हम लोग क्या करेंगे भैया, ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, इनटू द होस्ट, होस्ट मतलब किसी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, इसको होस्ट के अंदर हम लोग बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे, अर्थात एग्जाम्पल में बता देना कि कौन सा होस्ट लेंगे, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा ई कोलाई, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्क्रेचिया कोलाई, ठीक है ना। कैसे ट्रांसफर करेंगे, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि ये हमारा बैक्टीरिया, वो जो अभी बना था वहां पर, याद करिए अभी मैंने बनाया था, इसको मैं यहाँ पर इसे ऐसा लाया था, याद करिए अभी, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसी को तो आरडीएनए कहा था, इस आरडीएनए को हमने इसमें छोड़ दिया, किसमें, ई कोलाई के अंदर, और फिर वो अपनी संख्या क्या करेगा, बढ़ाता चला जाएगा, लेकिन बढ़ाने के लिए अलग टॉपिक दिया है तो उसको अलग पढ़ लेते हैं। देखो अब यहाँ पर हम समझेंगे जीन क्लोन करवाना है मुझको, जीन क्लोनिंग, एक क्लोनिंग का मतलब होता है कि अपनी संख्या को खूब तगड़ी बढ़ाना, तो अब यहाँ पर संख्या बढ़ेगी, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपनी संख्या बढ़ाता चला जाएगा। देखो क्या होगा, अर्थात इसमें हम बता सकते हैं भैया कि ये जो मल्टीपल कॉपी होगा, मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहां पर क्या बनते हैं, आर फॉर बहुत सारे डीएनए बनना शुरू हो जाता है। मतलब हम बता सकते हैं कैसे, जैसे देखो, जैसे मैंने बताया कि ये मान लो ये बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया में ये हमारा क्या था, ये डीएनए थे ये लोग, ठीक है ना, ये यहाँ पर ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, सॉरी ये लोग यहाँ पर भैया क्या करेंगे, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये बहुत सारे ऐसे ऐसे ये बढ़ते चले जाएंगे, समझिए इसको, और आप देखेंगे ये सब रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है ना, ये हमारे इसमें जुड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इतना ज्यादा यहाँ पर ऐसे ये बनते चले जाएंगे, और इसको हम बोलते हैं क्या, क्लोन्स कहते हैं। तो समझ में आया मैंने क्या कहा, हमने बस ये समझाने की कोशिश की कि अब यह एक सिंगल आरडीएनए अपनी संख्या को मल्टीपल कॉपीज में कन्वर्ट करेगा, जितना हमें चाहिए उतना हम इसको मेंटेन करने की काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोनिंग। क्लियर हुआ होगा बात यहाँ पर हमारी, चलिए अच्छा, अच्छा होता क्या है कि ट्रेडिशनली हम लोग करते क्या दोस्तों, कि बहुत सारे हम जब जीन को निकालते हैं, जब जीन को कट करते हैं, जो हमारे डिजायर जीन होता है, हम चाहते हैं कि इसकी संख्या बढ़ा लें,
तो उस डिजायर जीन में हमारा जो टारगेट डीएनए हो तो वो तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी कुछ हमारे ऐसे नॉन टारगेटेड डीएनए भी चले आते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ उसी डीएनए को ही चूज करते हैं जो डीएनए हमें जरूरत है, जिसकी संख्या में कॉपी करना है, बाकी उसको क्या करते हैं अलग कर देते हैं। इसलिए यूज होता है, हम लोग करते हैं क्या, हम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, देखो टारगेट लिख देता है यहाँ पर। टारगेट डीएनए आपको किसी भी बॉडी से अगर चाहिए, यानी आपका जो डिजायर डीएनए उसको चाहिए, तो वो क्योंकि आप जब निकालेंगे तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भाग चले आएंगे जो हमें इंपॉर्टेंट है नहीं और वो नुकसान करेंगे, तब जरूरी है कि पर्टिकुलर उसी को निकालना है, तो आप एक एंजाइम यूज करिए जिसका नाम क्या भैया, तो नाम लिख देंगे रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है ना। या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर, ये सब मैंने शुरू शुरू में बताया, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं, आणविक कैंची, अभी ये कट करने में बहुत आगे माहिर, ठीक है। ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। एक चीज है, चलिए एक चीज और बता देता हूँ, क्लियर कर लीजिएगा। देखो फर्स्ट डीएनए वाला टेक्निक हमें अभी समझा ही दिया क्या था, कैसे हमने वहां पर, या देखो ये चाहिए तो देख लीजिए कि अगर फर्स्ट डीएनए वाला फर्स्ट री डीएनए कैसे बना था, तो इसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि ये जरूरी है आपको जानना। इसको सबसे पहले किसने दिया था, तो अभी मैंने बताया था पहले, स्टैनले कोहेन थे, और कौन थे, एंड हार्वर्ड बॉयर थे, इन दोनों ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक प्लाज्मिड लिया था इसे, बैक्टीरिया का, ये क्या था भैया, प्लाज्मिड था। किस बैक्टीरिया का था, तो नाम था साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम का एक प्लाज्मिड था, ठीक है ना। इस देखो इसमें करते क्या, सबसे पहले तो हम एक चीज यहाँ पर एक चीज और समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें ये चीजें जानना बहुत जरूरी रहता है, फिर मैं इसको आता हूँ। देखो इसमें होता क्या, जैसे हम लोग लिंक्ड करते हैं, क्या लिंक्ड करते हैं एक नेटिव प्लाज्मिड को, ठीक है ना, एक प्लाज्मिड होगा, किसका होगा, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम का होगा, ध्यान देना। लिंक करते हैं एक प्लाज्मिड जो जिसका होता है साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, जो कि मैंने अभी यहाँ बताने की कोशिश की थी, लेकिन ये जानने से पहले ये वाला जरूर बता देता हूँ, ठीक है ना, ये कर लिया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम एक ऐसा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लेते हैं, जीन रेजिस्टेंस जीन लेते हैं, कहाँ से, फ्रॉम अदर प्लाज्मिड, हम एक अदर प्लाज्मिड से लेते हैं और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बन के तैयार हो जाता है। तो यानी अब जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तुम लोगे, जैसे साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मा पर इंट्रोड्यूस करवाओगे, वह प्लाज्मा इतना ज्यादा सक्रिय हो जाएगा इन रोगों से बचने के लिए। अब उसको चाहे जितना तुम दवाई खाते रहो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके पास ऐसा जीन है जो रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक के प्रति, समझ में आया। तो ये प्रोसेस हुआ, तो ये करने के ये किया जाता है, ये किया तो सबसे पहले हमने ये ले लिया था, ठीक है ना। अब मान लेता हूँ कि इसका ये अपना डीएनए है, ये है। अब यहाँ इस प्लाज्मिड को हमने यहाँ से कट कर दिया, क्या कर दिया, ये कट लगा दिया। और यहाँ पर वो वाला प्लाज्मिड था, जो प्लाज्मिड हमारा कैसा था, एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, ये वाला था, इसका भाग यहाँ से कट कर दिया, है ना। जब दोनों को तुम कट करोगे भैया, तो आप देखेंगे कि दोनों को कट करने से ये हमारा जुड़ जाएगा इसे यहाँ पर ये, और फाइनली यहाँ पर आ करके जुड़ेगा ये वाला, देखो ये, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये बातें सबसे पहले किसने बताया था, ये बातें वही हमारे हार्वर्ड बॉयर एंड स्टेनली कोहेन ने बताया था। क्लियर हुआ होगा यहाँ तक बातें, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद में मैं थोड़ा सा ओल्ड और जो नया मॉडर्न वाला है उस नए और मॉडर्न के बायोटेक्नोलॉजी के विषय में 2 लाइन बच्चा बता देता हूँ, फिर खत्म हो जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। या तो साथियों इसमें 1 सेकंड रुक जाइए, ये मैंने लिख भी दिया है, देखिए
इसमें अगर पूछा जाएगा कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ओल्ड वाले में पुराने समय में हमने कर्ड देखा, दही, डोसा, वाइन और ब्रेड, ये तमाम तो पहले बताया देता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल से बता दिया है। ये पहले के समय में यूज हुआ। अब जब बायोटेक्नोलॉजी आज के समय में, जब मॉडर्न टाइम में आ गए हम लोग, तब क्या बनाया हमने, तो हमने देखा आईवीएफ बनाया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया, हमने जीन थेरेपी के बारे में देखा, ये आगे हम पढ़ेंगे इसको। हमने टेस्ट ट्यूब बेबी वाला देखा कि कैसे टेस्ट ट्यूब बेबी को हम अलग से और आउटर से हम ओम दोनों को लेकर के फ्यूज कराए थे लैब में, फिर उसको हम इम्प्लांट करवा देते हैं फीमेल यूटेरस में। हमने वैक्सीन बनाया, हालांकि अभी आपने देखा ही होगा कोरोना वायरस के, कोरोना जब चला था उस काल में हमने बहुत सारे वैक्सीन बनाए, तो वो जो वैक्सीन बना था उसको भी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही बनाया गया था। तो ये चीजें हम लोग मॉडर्न में और यहाँ जो नई वाली हमारी ओल्ड वाली है उसमें दोनों में समझने की बात करते हैं, ठीक है। तो साथियों आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा, बाकी हम इसके स्टेप्स आगे क्या क्या इसमें प्रोसेस होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। मजा आया होगा उम्मीद है। बाकी आप ऐसे पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।